बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड चैप्टर है आईकॉम पार्ट 2 का। तो आइए इसके हम सबसे पहले थ्योरेटिकल जो पोर्शन है इसको कवर अप करते हैं, फिर साथ साथ इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम जो है उसको भी हम देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही जैसे कि आप देख रहे हो कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऐसा इदारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद जो है वो नफ़ा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को उसका फलाह बहबूद करना है, लोगों को सहूलतकारी जो है वो पहुंचाना इसका मकसद होता है, नफ़ा कमाना मकसद नहीं होता। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन पर्पस इज नॉट अर्निंग मनी या अर्निंग प्रॉफिट, यानी जिसका मकसद पैसा कमाना जो है या नफ़ा कमाना वो नहीं होता, बट टू डू गुड टू द सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी के साथ कुछ अच्छा करना थ्रू वेल बीइंग इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भलाई के ज़रिए से, किसी अच्छे काम के ज़रिए से सोसाइटी में कुछ बेहतरी लेकर आना या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतरी लेकर आना, ये इसका जो है वो मकसद होता है। यानी जो इसके मेंबर होते हैं उनको सहूलत फराहम करना जो है वो इसका मकसद होता है। एग्जाम्पल्स जो है इसकी कोई सी भी हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि जिसका मकसद ये है कि उसके जो मेंबर्स बनते चले जाएंगे, या वो कोई सोसाइटी हो सकती है कि जो इसके मेंबर बनते चले जाएंगे तो उनको ये सहूलत मिलेगी। ये कोई पार्क टाइप भी हो सकती है कि यानी एक पार्क बनाया गया जहाँ पर लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सिर्फ वहाँ के एरिया या सोसाइटी के लोगों को अलाउ होता है कि ये आ सकते हैं, उनके लिए फ्री होता है। बाकियों के लिए हो सकता है कि वो कुछ पैसे चार्ज करें, या हो सकता है मेंबर से कुछ कम पैसे ले लें। तो इस तरह करके कि मतलब जो वहाँ के मेंबर बन जाएंगे उसके, उनको सहूलत फराहम की जाए, लेकिन इसका मकसद जो है वो नफ़ा कमाना नहीं होता। एग्जाम्पल्स में कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, कोई एनजीओ हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन प्रॉफिट में हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल नॉन प्रॉफिट होता है, या हर यूनिवर्सिटी नॉन प्रॉफिट होती है, या हर क्लब नॉन प्रॉफिट होता है, या हॉस्पिटल या लाइब्रेरीज नॉन प्रॉफिट होती हैं। प्रॉफिट मेकिंग ये होती हैं, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये हो सकती हैं, लेकिन इसमें यह है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्लब, हॉस्पिटल या लाइब्रेरीज वगैरह जो हैं इनमें हो सकती हैं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों। यानी अगर फॉर एग्जांपल कि स्कूल ट्रस्ट की बेस पे चल रहा है, यूनिवर्सिटी या क्लब, हॉस्पिटल्स वगैरह ये ट्रस्ट के ज़रिए से चल रहे हैं, या कोई एनजीओ है उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएगी, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न जो है वो उसको कहा जाएगा। अब कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं इसके अंदर मेंटेन होते हैं, तो फॉलोइंग अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती है, उसमें ये कैश बुक बनाती है, ये जनरल जर्नल बनाती है। कैश बुक में क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कैश की रिसीविंग कितनी हो रही है, कैश की पेमेंट्स कितनी हो रही है, और अभी हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ये कैश बुक के जरिए से मिलता है। जर्नल के अंदर बाकी कैश के अलावा जो बाकी एंट्रीज उनकी जर्नल होंगी वो जर्नल में पास की जाएंगी, फिर उनके लेजर बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगी। सिमिलर केस जो कि नॉर्मल चलता है, जैसे आपको पता है ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर उसका जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनती है, उसी तरीके से। तो कैश बुक सेपरेटली होती है क्योंकि ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है तो उनको सेपरेटली उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और उसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट। इनफैक्ट ये जो लास्ट 3 है ना, यही हमारे इसके अंदर होंगी, जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें यही होगा। और ये नोट इनफैक्ट यही लिखा हुआ है नीचे कि इन एग्जाम यू विल बी गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा। बैलेंस शीट में भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में वो देते नहीं देते, लेकिन यह है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको आता है। प्रॉबेबली आपको ये दोनों ही मांग ले, या इसमें से कोई एक मांग ले, और एक अगर वो कहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहेगा। तो इसमें यह है कि एग्जाम के अंदर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, एंड यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना होगा, और साथ बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब ये क्या है, रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ चीज़ें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक। ये एक कैश बुक की समरी है। अब कैश बुक की समरी से मुराद है कि यानी कैश बुक को हमने सम अप करके यहाँ लिख दिया है। सम अप से ये मुराद है कि आप कैश बुक जब आप बना रहे हो तो उसके अंदर हो सकता है वो क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज उसमें चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे आप देखो कि 1 जनवरी को अगर उसने सब्सक्रिप्शन रिसीव की, फिर 5 जनवरी को सब्सक्रिप्शन रिसीव की, फिर 10 जनवरी को सब्सक्रिप्शन रिसीव की, फिर 15 जनवरी को सब्सक्रिप्शन रिसीव की। मैं एक आइटम ले रहा हूँ, तो अब क्या होगा, 1, 5, 10 और ऑनवर्ड 15 तारीख तक जो भी उसने 4
जो है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं, कैश बुक में ये अलग से लिखी होंगी, यानी 1 जनवरी की भी लिखी होगी, 5 की भी लिखी होगी, 10 की भी लिखी होगी, 15 की भी लिखी होगी। लेकिन जब हम इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेकर आएंगे तो इस चारों को हम सम कर लेंगे, यानी 1 जनवरी का, 5 का, 10 का, 15 का जितनी भी सब्सक्रिप्शन है उनको ऐड करके हम एक सब्सक्रिप्शन उसको लेंगे और वो सब्सक्रिप्शन हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड पे लिख देंगे। तो मतलब जो चीज़ें कैश बुक में वही चीज़ें इसमें आएंगी, लेकिन कैश बुक में जिस जिस डेट पर वो ट्रांजैक्शन होती जाती है उसी डेट पर रिकॉर्ड होती चली जाती है और उसमें एक ही अकाउंट रिपीट हो सकता है। जैसे सब्सक्रिप्शन 1 पे भी है, सब्सक्रिप्शन 5 पे भी है, सब्सक्रिप्शन 10 पे भी है, सब्सक्रिप्शन 15 डेट पे भी है, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर वो सम अप होकर लिख दी जाएगी। तो आगे हम इसको इंशाल्लाह करते हैं, तो अब इसको देखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से समरी ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जो कैश बुक समरी है कैश बुक की उसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। कैश रसीट्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, यानी रेवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की भी। रेवेन्यू नेचर की वो होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती है, साल के अंदर अंदर आपको जो है उनकी रिसीविंग होती है, और बाकी जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो ये होता है कि जैसे कोई एसेट है उसको आपने सेल किया और उसकी वजह से अगर कोई पैसा आया है तो वो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। तो कैपिटल रिसीट्स हों या रेवेन्यू रिसीट्स हों, दोनों की दोनों जो हैं वो इसके अंदर लिखी जाएंगी, आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इट्स नॉर्मल बैलेंस इज डेबिट, हाउएवर बैंक बैलेंस में शो क्रेडिट बैलेंस। इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, लेकिन अगर बैंक बैलेंस हुआ तो उसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक से ओवरड्रॉ हो सकता है लेकिन कैश में नहीं हो सकता। कि कैश अगर हमारे पास 100 है और उसमें से सपोज के 90 पे हो गए तो 10 उसका डेबिट बैलेंस आएगा, 100 में से 100 पे हो गया तो नील बैलेंस आएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कैश हमारे पास पड़ा 100 था और 110 उसमें से पे हो गया, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए कैश बुक का जो कैश बैलेंस है वो डेबिट होता है नॉर्मल, लेकिन बैंक का डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो ओवरड्राफ्ट होगा और अगर वो डेबिट बैलेंस हुआ तो वो नॉर्मल बैलेंस होगा। तो ये तो यहाँ तक हो गया। इट्स क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस मतलब इसमें क्या होगा, रिसीविंग पेमेंट अकाउंट की दो साइड होंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे रिसीविंग है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो उसका बैलेंस आ जाएगा, तो वो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। इट्स क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश इन हैंड कैश एट बैंक शो करता है। करेक्टनेस ऑफ कैश बुक कैन आल्सो बी वेरीफाइड थ्रू इट। इसकी जो करेक्टनेस है कैश बुक की वो हम इसके जरिए से वेरीफाई कर सकते हैं। करेक्टनेस ऑफ द कैश बुक कैन आल्सो बी वेरीफाइड थ्रू इट, मतलब जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है ऑब्वियसली रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस वही आना चाहिए। वो अलग बात है कि कैश बुक में आइटम 1 बाय 1 लिखे हुए हैं और यहाँ पर उसको सम अप करके लिखा गया है, लेकिन जो बैलेंस कैश बुक का आएगा वही बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट का आएगा। बैलेंस कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट का सेम होता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि जो कैश बुक है उसमें आइटम डेट वाइज लिखे जाते हैं और यहाँ पे उसको सम अप करके लिखा जाता है। जी उसके बाद आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ऐसा अकाउंट जिसको बनाया जाता है सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें क्या होगा कि हम जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि हमारे पास कितना रेवेन्यू आया, कितनी हमने उसमें से एक्सपेंस किए हैं, यानी हमारे एक्सपेंडिचर कितने, अभी कुछ उस पर कुछ बचा या नहीं बचा। अगर कुछ बच जाए जो इनफैक्ट हम जिसे प्रॉफिट कहते हैं, ये उसको प्रॉफिट नहीं, ये उसको सरप्लस कहते हैं। और अगर उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको वो डेफिसिट कहना शुरू कर देंगे। तो यानी ये बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न जो है उनमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ पर उसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा होगा। तो ऑन द डेबिट साइड देयर आर एक्सपेंडिचर एंड ऑन द क्रेडिट साइड देयर आर रेवेन्यूज, यानी डेबिट साइड पे जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि वहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है। तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंस होते थे, क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू होते थे, यहाँ पे डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड पे उसी तरह रेवेन्यूज है। लेकिन वहाँ पे निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट लॉस वगैरह। यहाँ पे वो प्रॉफिट लॉस नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट होगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो सरप्लस है और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेफिसिट आ जाएगा। तो ऑन द डेबिट साइड देयर आर एक्सपेंडिचर एंड ऑन द क्रेडिट साइड देयर आर रेवेन्यूज। ये यहाँ तक समझ लगी होगी। वन मे कॉल दिस अकाउंट द प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। ये जो प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न होते हैं उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इनफैक्ट वो नॉन प्रॉफिट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। ओनली रेवेन्यू आइटम आर रिकॉर्डेड इन इट बट नॉट कैपिटल आइटम्स। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट में दोनों हैं। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर रेवेन्यू आइटम भी होंगे और कैपिटल आइटम भी होंगे, लेकिन इन में से हमने लेने हैं सिर्फ रेवेन्यू आइटम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब हमने शिफ्ट करना है तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम लेने हैं। रेवेन्यू यानी इनकम और रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंडिचर हैं वो आएंगे, क्योंकि जो कैपिटल नेचर के होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिनका बनता है, तो उसमें ये होता है कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें यूजुअली हम बना रहे हैं रसीट एंड पेमेंट से। तो रसीट एंड पेमेंट दिया गया होगा, इसी के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दी होंगी। अगर आपको फाइनल अकाउंट का चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर अकाउंट में अच्छा किया हुआ, यानी 10वां 11वां चैप्टर, तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। सेकंड चैप्टर इंतहाई आसान है, बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इट बट नॉट कैपिटल आइटम। इसके रेवेन्यू आइटम इसमें रिकॉर्ड होंगे लेकिन कैपिटल आइटम में रिकॉर्ड नहीं होंगे। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स विल आइदर बी अ डेफिसिट और सरप्लस। यानी अगर इसमें दोनों साइड का डिफरेंस लिया जाए, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, तो या तो वो डेफिसिट होगा या वो सरप्लस होगा। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स देन देयर विल बी अ सरप्लस, इफ डेबिट साइड एक्सीड्स देन देयर विल बी अ डेफिसिट। क्योंकि डेबिट साइड पे है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा, और अगर आपके क्रेडिट साइड पे जो रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यूज ज़्यादा हैं तो फिर उसमें क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा। यानी डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो फिर वो डेफिसिट होगा, और क्रेडिट साइड के अगर रेवेन्यूज अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर वो प्रॉफिट कहलाएगा। इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड अकाउंट। इसका जो बैलेंस होता है वो कैपिटल फंड अकाउंट जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कैपिटल फंड अकाउंट जो है ये इसके बाद बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो उसके बाद कैपिटल फंड अकाउंट है, उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देते हैं। और कैपिटल फंड अकाउंट जो है ये शो होता है लाइबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर इसको शो कर दिया जाता है। तो ये है जी यहाँ तक। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ लग गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसको हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इसके लिए होता है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए। हम इंशाल्लाह साथ साथ इंशाल्लाह इसको अपडेट करते चले जाएंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।